अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 76B। भाई आप मेरी क्लास के तो नहीं हैं, चाबी देने आए हैं किसी को? मतलब इतनी चाबी नहीं देनी कि ये फ्लैट से भी आगे निकल जाए, पकड़ा दो। अच्छा जी, 76B स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पहले तो करेंगे टर्म टेस्ट की डिस्कशन, अगर टाइम बच गया तो फिर कुछ और करेंगे, वो जिसका सुबह वाली क्लास से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोगों के पास? नहीं है तो ये है ना क्वेश्चन पेपर, देखो प्लीज खामोश रहें। ऑरेंज लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, ये पास पेपर किताब के अंदर मौजूद था। इन द करंट ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम, प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 18 पर एनम, 18%, यानी कि मार्केट रेट 18% है, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट से ये लोन 7% पे मिला, तो ये बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट वाला लोन है। ठीक है, इसको सब्सिडाइज्ड लोन भी कहते हैं, और सब्सिडाइज्ड लोन क्या है? ग्रांट है, इसको गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। और अगली बात फिर इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, द ओनली कंडीशन अटैच टू द लोन इज दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ वाटर क्लीनिंग प्लांट। उन्होंने कहा कि जी आपने वाटर क्लीनिंग प्लांट सिर्फ इससे खरीदना है, ये कंडीशन अटैच है। डिस्कस हाउ द अबव शुड बी डेल्ट विद इन करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑरेंजेस लिमिटेड। अच्छा, वैसे तो मैंने ये सोल्यूशन इधर रखा हुआ है, सोल्यूशन इधर रखा हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन ही है, खैर चलें। लेकिन उस सोल्यूशन की बजाय मैं जाना चाहूँगा, अल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत भला करे, कौन सा स्टैंडर्ड है ये? मैं IS 20 में जाऊंगा। यहाँ पे हमने, आपने तो स्टिकी नोट लगाए हुए हैं ना, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। आपने तो स्टिकी नोट लगाए हुए हैं, ठीक है, कि कहीं पर देखो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, सब्सिडाइज्ड लोन, कहीं पे कौन से पैरा में था, किसी को याद है? ये पैरा 10A, बस ये लिखना है। बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, उसने कहा है डिस्कस करो इसको कैसे ट्रीट करना है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, हम यूँ लिखेंगे, थोड़ा सा मिक्सिंग शिक्सिंग तो करनी होती है ना। हम यूँ लिखेंगे, लोन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड, बल्कि इसको ऐसे कह लो, ठीक है, पूरी बात कर लो, पूरा पैरा भी लिख दो, अच्छी बात है, 1 by 1 पॉइंट करके लिख लो। द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, द लोन शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। आगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट, इतना भी काफ़ी है। मैं बता दूं ना, हमने हाईलाइट ऐसे ही किया था क्लास में, आपको याद होगा। इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9, 2 पॉइंट हो गए, इसको पहले ही कर लो। पहला पॉइंट, बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। द लोन शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। दूसरा पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल लोन डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 एंड प्रोसीड्स रिसीव। ठीक है, अब ये हमने इसको बता दिया कि ग्रांट इसको लेना है और इस ग्रांट को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये बात यहाँ से लिख ली। अब उससे अगली थोड़ी सी डिस्कशन आप खुद कर देंगे, ठीक है, कि दिस शैल बी रिकॉर्डेड एज डेफर्ड ग्रांट एंड शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ वाटर क्लीनिंग प्लांट एज दिस लोन वाली ग्रांट तो नहीं लिखेंगे जाहिर से, एज दिस लोन रिलेट्स टू एक्विजिशन ऑफ वाटर क्लीनिंग स्टेशन। ठीक है, अब ये बातें हमने यहीं से देखकर लिखी थी, अब हम जाके सॉल्यूशन को देखते हैं। The benefit of government loan at a below market rate of interest is treated as government grant. The loan shall be recorded and measured as per IFRS 9 as it is पैरा से उठाया हुआ है, ICAP का solution है ये। ठीक है, the government grant should be recorded as a difference between initial carrying amount of loan and the proceeds received, वहीं से उठा है। ठीक है, तीसरी बात, as the primary condition of loan is acquisition of textile machine, grant should be considered as grant related to asset, should be recorded in profit loss over life of machinery. The grant may be presented in statement of financial position by setting up grant as deferred income or by deducting the grant from। तो ये एक एडिशनल बात ही है, मैंने नहीं लिखी, ठीक है, आपने भी लिख ली। जी भाई, बेटा ये वो एग्जाम्पल मैंने करवाई थी एक, जिसके अंदर आपको बताया था ये लोन की अमाउंट है,
ये आज रिसीव हुई है, ठीक है। और फिर लोन प्लस इंटरेस्ट जो साल बाद वापस होना था उस एग्जांपल में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दोनों का डिफरेंस लिया था, ये वही प्रोसीड रिसीव्ड है, यानी लोन आपको जो रिसीव हुआ है। एग्जांपल ओपन करके देखना, अब मैं चैप्टर ओपन नहीं कर रहा, ठीक है, डन जी। तो ये मोटी मोटी बातें अगर किसी ने लिख दी हैं तो ये 3 नंबर उनके बन जाने थे मिला जुला के। ये पॉइंट्स नहीं लिखे, इकट्ठा लिख दिया तो भी आप कोई मसला नहीं है, इसमें भी खैर है। पॉइंट में लिख लिया तो ज़रा इजी हो जाता है पढ़ने वाले के लिए भी, लिखने वाले के लिए भी, ठीक है। 3 नंबर डिस्कशन ज़रूर आ रही है, अब आया करती है डिस्कशन। डिस्कशन वाले सवाल अब तो न्यूमेरिकल भी जिसका बनता है, जैसे FAR 2 के अंदर, IAS 12 के अंदर वो डिस्कशन, उसने IAS 12 का सवाल कह दिया डिस्कशन कर लो, बच्चे करके जाते हैं न्यूमेरिकल, तो डिस्कशन भी उसी चीज़ की करनी होती है, आपको पता होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली IAS 16 में से भी डिस्कशन वाला सवाल बन सकता है, वो ट्रीटमेंट का कह दे, बोरिंग कॉस्ट में से बन सकता है। हमने देखा था कॉर्ब वाले सवाल के अंदर बोरिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी थी, गवर्नमेंट ग्रांट की भी थी, IAS 16 की भी हो सकती है, ठीक है जी। वैल्यू दे दें तो बेहतर होता है, वैल्यू दे दें तो बेहतर होता है। अगर वो फिगर लिख लें, ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा नंबर होते हैं यहाँ पे, तो आप कहते हैं अगर फिगर्स गिवन होती हैं, यहाँ पे तो फिगर्स गिवन ही नहीं थी ना, इसकी डिस्कशन में तो फिगर्स गिवन ही नहीं थी। अगर फिगर्स गिवन होती लेट से, और हम कहते हैं जी ये जो ग्रांट की अमाउंट बनी है वो ₹1,00,000 बनी है, और हर साल हमने इसको जो है वो 10-10 हज़ार करके इनकम बनाना है, तो आप यूँ लिख देते, दिस शैल बी रिकॉर्डेड एज डेफर्ड ग्रांट एंड ₹10,000 ब्रैकेट में 1,00,000 इंटू 10% शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से लिख दिया करो डिस्कशन में। अगर फिगर उसने दी हुई हैं तो आप भी फिगर्स लिख दो, ओके। नेक्स्ट अच्छा वाला सवाल, ज़ल्मी ट्रेडर्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 16 एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। क्या मतलब, वो हर एंट्री को तब करते हैं जब कैश रिसीव करें या कैश पे करें, यानी कि सेल कब रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब कैश रिसीव हो जाए, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, गुड्स गई नहीं गई ये इररेलेवेंट है उनके लिए, ठीक है ना, सही है। एडवांस को भी खा पी जाते हैं, मतलब कैश बेसिस है ना, बस कैश गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश आया तो इनकम, इस तरह का मामला है, ठीक है। अब फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन द रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी बारीकी क्या थी, बारीकी ये थी, उन्होंने कहा था प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली, मैंने बोल्ड भी किया हुआ था, तो की तरह इसको ध्यान से पढ़ें, पता नहीं फिर भी पढ़ा या नहीं, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ 16 अंडर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो मंथली बेसिस के ऊपर का मतलब क्या है, 31 जनवरी पर खड़े होकर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो फिर बस ये 1 महीना जो है वो आपका इनकम एक्सपेंस देखनी थी आपने, और उसके बाद वाला अगर कोई पैसे आए गए हुए हैं तो वो एसेट लायबिलिटी जैसे एक्रूअल में पढ़ा हुआ था आपने, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। लॉगिन रिटर्न टाइम इज अप, द लॉगिन रिटर्न टाइम इज अप, ओके। चलें जी 1 बाय 1। 8 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 8 जनवरी, यानी कि हमारे इस मंथ में ये ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है, पेड, तो टेंशन तो यही है, हमारे ये हुआ है ना, बस उसने रिकॉर्ड कर लिया उन्हें एज एक्सपेंस, लेकिन हम तो पूरा एक्रूअल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ये एक्रूअल, जैसे मैंने IAS 16 सिर्फ मिक्स किया था ना इसके साथ, करेक्शन ऑफ एरर के साथ, ठीक है, शुरू में, ऐसे ही ये सिर्फ एक्रूअल मिक्स हुआ है करेक्शन ऑफ एरर के साथ। तो IAS 16 की भी एडजस्टमेंट इक्का दुक्का आ जाती हैं, इसी तरह से एक्रूअल की भी इक्का दुक्का आपने देखा है आ जाती हैं। तो ज़रा इन सवालों को करने से IAS 16 के वो जो मैंने फिक्स एसेट के एग्जांपल्स करवाए, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे 4-5, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ इस तरह से थे, ठीक है ना, वो हो गए। या इधर से ये वाला सवाल हो गया, ये आपको स्पेसिफिकली एक्रूअल को लेकर करेक्शन की जो है वो तैयारी करवा देता है करेक्शन के टॉपिक में। अगर एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट आए तो यहाँ से डील हो जाती है, ठीक है। तो नंबर तो इसके 6 थे, लेकिन सवाल बड़ा कीमती था। 8 जनवरी 16 को क्या हुआ, 1 ईयर्स ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 1.2, पूरे साल का रेंट एडवांस में है। हम पहले महीने के एंड पे खड़े होंगे, तो 1 महीने का एक्सपेंस और बाकी 11 महीने का एसेट बनना चाहिए, प्री पेमेंट बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, वो डायरेक्ट क्या है, इसने सारा एक्सपेंस किया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं 11 महीने को एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना लेते हैं। लेकिन मैं छेड़ता, आपकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाली तरतीब में आपकी जारी रखता हूँ।
एक काम करते हैं, इसको सामने रखने के लिए इधर कर लेते हैं, फिर वो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माजरत सिर्फ आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज नज़र आ रही हैं, तो ओरिजिनल रॉन्ग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रेक्टिफाइंग फिर साथ साथ देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल जी, 1 महीने का रेंट एक्सपेंस बनना है, 11 महीने का प्री पेमेंट, टोटल है कितना 1.2 मिलियन। सोल्यूशन में मिलियन में ही है, चलो ठीक है, फिर मजबूरी है, अब मिलियन में चलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या एंट्री होनी चाहिए थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1 महीने का, ठीक है ना, कितना बनेगा 1.2, अगर साल का है 1 ईयर्स ऑफिस रेंट वॉज पेड, तो फिर 1 ईयर का है ना ये। ठीक है, तो अगर 1 साल का तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, इसमें से 1 महीने को एक्सपेंस में डाल दो 0.1, बाकी वक्त बचा लिया करो, बाकी क्या है प्री पेड रेंट, वो बैलेंसिंग निकाल लिया करो। नहीं बैलेंसिंग निकालने का दिल कर रहा तो 1.2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 करो, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री तो होनी चाहिए थी इस तरह से 1.2। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री। अब भाईजान ने क्या किया है, कोई तो बता दे क्या किया है। उन्होंने क्या किया है, वो कैश बेसिस पे चल रहे हैं ना, तो उन्होंने बस कैश क्रेडिट किया और चुप करके वो सारा ही एक्सपेंस बना लिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1.2। क्योंकि एक्रूवल बेसिस वाले को ये पता होता है कि हमने जितनी सर्विसेज यूज़ अप करनी हैं सिर्फ उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यूज़ अप सर्विस की है सिर्फ 1 महीने की, तो कैश बेसिस वाले को तो ये नहीं पता, ये तो हमने एक्रूवल में पढ़ा था। कैश बेसिस का मतलब तो वो कैश बेसिस वाले तो ये कहता है अगर आपने अभी रेंट पे कर दिया है तो पे कर दिया तो बस एक्सपेंस हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। समझ आई? तो फिर रेंट डेबिट होना था 0.1 से, हो गया 1.2 से, 1.1 से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए रेंट एक्सपेंस को कर दोगे क्रेडिट 1.1 से। ठीक है, कैश क्रेडिट होना था, सॉरी प्रीपेड रेंट डेबिट होना था 1.1 से, नहीं हुआ तो डेबिट कर लें प्रीपेड रेंट 1.1 से। ठीक है, और तीसरा कैश क्रेडिट होना था, हो गया कुछ भी। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि हम डायरेक्ट भी लेकर चल सकते थे। कैसे? हमने कहा जी यार वो कैश बेसिस पे चल रहा है ना, तो उसने क्या किया हुआ है, जितना पे किया है वो सारा एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे 12 महीने का रेंट एक्सपेंस ही बना दिया है। यार 11 को तो पहले महीने के एंड पे एक्सपेंस नहीं हुआ था, महीने के एंड पे बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, आप मंथली अकाउंट्स बना रहे हैं, मंथली अकाउंट्स भी बन सकते हैं ना, तो पहले महीने के एंड पे ये सारा एक्सपेंस नहीं हुआ यार, तुमने सारा एक्सपेंस बना लिया, तो एक्सपेंस को कम करो, तो डेबिट होकर ज़्यादा होता है ना एक्सपेंस क्रेडिट, और इसको भी क्या बनाओ एसेट, जिसका नाम क्या है प्रीपेड रेंट। तो ये डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती थी, प्री पेमेंट डेबिट रेंट क्रेडिट एक्सपेंस क्रेडिट। प्री पेमेंट की जो एंट्री डायरेक्ट भी सिखाई थी, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चे। ओके, मैंने तो ओरिजिनल रॉन्ग किया आपको समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट भी एंट्रीज हो सकती। ठीक है, यूँ कर लेता हूँ मैं, वो अंग्रेज़ी ज़रा दूर हो जाती है, ऐसे नज़र नहीं आता आप लोगों को ना, तो ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या एंट्री की हमने, बोलो एंट्री रेक्टिफाइंग क्या की है, प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है ना, ये अब ये आ गई रेक्टिफाइंग एंट्रीज। डन और सही है, चलो ठीक है, चलें आगे। 15 जनवरी ये भी हमारे महीने में ट्रांजैक्शन हो गई। एडवांस पेमेंट ऑफ 20 मिलियन वॉज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर, हमने चीज़ें खरीदनी थी तो हमने एडवांस पेमेंट की। अब ये जो हमने एडवांस पे किया है सप्लायर को, ये हमारी लायबिलिटी होगा। कैसे एसेट, कैसे तो गुड्स नहीं रिसीव तो क्या एसेट बन गया, ये राइट टू रिसीव गुड्स है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, राइट टू रिसीव गुड्स है। इसकी एंट्री जब पे
करते हैं ये एडवांस, तो हम इसके अंदर परचेजेस डेबिट नहीं करते, क्योंकि परचेजेस डेबिट करने का रूल क्या है, जब गुड्स रिसीव होंगी, ठीक है। तो गुड्स तो अभी रिसीव हुई नहीं है, ठीक है। वो तो कह रहा है 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी। जब एडवांस पे किया तो सारे का सारा एडवांस लाइबिलिटी एसेट है, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर है। उसमें से इस महीने में कितनी गुड्स रिसीव हो गई, 60%, तो वो अब परचेजेज में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारा क्या है। अच्छा, अब आप 2 एंट्रीज करना चाहें आपकी मर्जी है, मैं मतलब यहाँ पे 2 एंट्रीज करता हूँ। आप कहते हो जी जिस वक्त हमने पे किया ना, हमने इसकी एंट्री की थी एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट 20 मिलियंस, और फिर इस महीने के अंदर इस 20 मिलियन का 60% रिसीव हो गया, कितना 12, तो उसकी एंट्री कर दो परचेज डेबिट, और फिर अब कैश नहीं क्रेडिट करना, अब ये एडवांस क्रेडिट, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग एंट्रीज हैं अगर आप सही एक रूल फॉलो करें तो। लेकिन मैं इसको भी अब डायरेक्ट करवाता हूँ। मैं कहता हूँ अब उन्होंने जो किया छोड़ो, आप 31 जनवरी पे खड़े होकर सोचो कि क्या एंट्री होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ही एंट्री करवाऊँगा कि जी कैश तो 20 का क्रेडिट हुआ है, लेकिन परचेजेज में सिर्फ 60% जाए, बाकी सारा कहाँ जाए, एडवांस में। तो ये अलग अलग एंट्रीज भी किसी ने की है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ज़रा यही सोच रहा हूँ ना कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया हुआ है। ये तो वो बंदा करता जिसने सही से अकाउंटिंग की होती, ठीक है। तो अब हम 31 जनवरी पे खड़े होकर सही करना चाह रहे हैं, तो 31 जनवरी पे खड़े होकर हम क्या सोचेंगे, हम यूँ सोचेंगे, हम यूँ कहेंगे कि भाईजान आज खड़े होकर कैश तो क्रेडिट हुआ, माना हमने कितने से, 20 से हुआ, ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा परचेजेज में डेबिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। परचेजेज में तो सिर्फ 60% ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। कितना 12, बाकी सारा क्या है, एडवांस टू सप्लायर, ये करंट एसेट होता है, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, करंट एसेट, ये बैलेंसिंग निकाल लो कितना 8। अब वो भाईजान तो कैश बेसिस पे चल रहे हैं ना, मतलब उन्होंने जब ये एडवांस पे किया होगा तो वो कैश बेसिस वाले हैं, तो उन्होंने कैश के जाने पर ये परचेज रिकॉर्ड कर ली है। एक्रूअल वाले कहते हैं नहीं भाई, गुड्स रिसीव हों तो आप गुड्स रिसीव हों तो परचेज रिकॉर्ड करो, जब तक रिसीव ना हो तो ये आपके पास एक एसेट है, एसेट डेबिट हो जाए, ठीक है। तो वो तो एक्रूअल वाले कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया हुआ है, कैश बेसिस पर ये चल रहे हैं ना 20 से। अब परचेज डेबिट होना था 12 से, हो गया 20 से, तो मज़ीद नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट ज़्यादा हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो, ठीक है, ये रेड हो गया। नेक्स्ट, एडवांस डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें एडवांस टू सप्लायर डेबिट, रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद कैश क्रेडिट होना था, कुछ भी ना करें, हो गया हुआ, ठीक है। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ था एडवांस टू सप्लायर और परचेज, तो मैंने ये ज़रा ऐसे करके बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। चलें आगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है 5 मिनट में करना था ये सवाल, 5 मिनट तो यहीं गुजर गए, लेकिन चलो अब फ्लो बन जाएगा ना, अब तरतीब पता लग गई कि सही वाली एंट्री भी हमारे जहन में होती है ये इस तरह से। लेकिन अब उन्होंने जो करना था वो किया हुआ, हम 31 जनवरी पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए, एक महीना गुजर गया है तो उस एक महीने का रेंट एक्सपेंस बनाओ, बाकी एसेट। एक महीना गुजर गया है तो एक महीने में जो गुड्स आ गई हैं वो परचेज में डालो, बाकी एसेट, ठीक है। नेक्स्ट, 21 जनवरी ट्रांजैक्शन हो गई है हमारे साल में ही जी। सर जो आपने अभी ये 7 वाली एंट्री की है 2 एंट्री, तो सर अकाउंटेंट ने तो कैश बेसिस की है, तो सर इसमें बताया नहीं कोई कि उसने वो किया होगा, तो सर ये फॉलो नहीं की होगी उसने। नहीं, उसने ये बताया तो हुआ है बेटा कि कैश बेसिस पे चल रहा है। नहीं सर, ये वाली एंट्री नहीं लिखी होगी सर उसने। ये तो एक रूल, देखो एक बात याद रखना, ज़िंदगी के अंदर 2 दुनियाएं हैं अलग अलग। अगर बेसिस हैं एक्रूअल, अगर बेसिस कौन सी यूज़ हो रही हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल एक क्या कहते हैं उसको, पिलर है, एक दो मेन पिलर्स के ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको नज़र आती हैं, जो इंट्रो से बनाते आ रहे हैं बनाते जाएंगे, ये 2 फाउंडेशंस के ऊपर खड़ी हुई हैं। एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन और दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, समझ आ रही है।
अगर इन बेसिस को छेड़ दें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये शक्ल नहीं रहेगी जो आपके सामने। तो इसका मतलब हम अकाउंटेंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। और एक्रूअल बेसिस जो होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी हमेशा, एक्सपेंस से रिलेट करते हुए पेएबल, प्रीपेड, चार चीज़ें, एक्सपेंस पेएबल भी हो सकता है, एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है। और इनकम से रिलेटेड बात करें तो इनकम अनअर्न्ड एडवांस यानी अनअर्न्ड लिखते हैं, अनअर्न्ड भी हो सकती हैं, और इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है। इनकम अगर रिसीवेबल है तो एसेट है, और अगर अनअर्न्ड है तो लायबिलिटी। एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो एसेट, और अगर पेएबल है तो लायबिलिटी। अब ये चार चीज़ें जो हैं अगर कैश बेसिस हों तो these four accounts does not exist at all. ठीक है, तो जो कैश बेसिस वालों की दुनिया है उसमें ये चार अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो भाई फिर आप बताओ, जब वो कह रहे हैं कैश बेसिस पे चले होंगे तो क्या उन्होंने ये एडवांस की एंट्री की होगी? ये एडवांस चीज़ें एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, परचेज या एक्सपेंस रिकॉर्ड करो जब गुड्स रिसीव हों या सर्विस यूज़ अप हों, ये इनकम को रिकॉर्ड करो जब गुड्स डिलीवर हो जाएं, सर्विसेज रेंडर, ये सब तो हम एक्रूअल बेसिस में सोचते थे। तभी तो ये प्री पेमेंट, पेएबल, ये अनअर्न्ड और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता था कि हमने सर्विसेज गुड्स भेज दी हैं, पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल है। अब कैश बेसिस वाले क्या कह रहे हैं? गुड्स भेज दिए, पैसे नहीं आए तो कोई सेल नहीं हुई, रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करता, पेएबल एग्जिस्ट नहीं करता, अनअर्न्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इनकी दुनिया में, किनकी दुनिया में? इनकी दुनिया में। तो अगर कैश बेसिस है तो कैश बेसिस वाले ही तो थे ये। ठीक है, सही है। अच्छा जी, 21 जनवरी को क्या हुआ है? ₹5 million वर रिसीव्ड। लो जी, अब दूसरी कहानी शुरू होगी। अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी 16। अब अगर तो जनवरी में ही ये गुड्स सप्लाई कर दी हैं, हमने डिलीवर कर दी हैं, तो फिर ये हमारी सेल है। और अगर हमने बिल्कुल भी एक रुपये की गुड डिलीवर नहीं की है तो ये 5 का 5 मिलियन हम पर लायबिलिटी है, क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स, डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। जैसे यहाँ पे क्या था? राइट टू रिसीव सर्विसेज या गुड्स इन फ्यूचर हो जाता है ना। यहाँ पे भी अब हम पे लायबिलिटी है। कैश ले लिया है, अभी आपने गुड्स डिलीवर नहीं की, तो आपने जो आपके जिम्मे काम था वो नहीं किया, तो आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, जिसका नाम हम रखते होते थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और जब चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी तो उस वक्त सेल रिकॉर्ड करेंगे, सेल क्रेडिट कर देंगे, एडवांस को डेबिट करेंगे। ठीक है अकाउंटेंट? ओके। अच्छा जी, गुड्स अमाउंटिंग टू 3 million कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन टाइम। 5 में से 3 मिलियन की डिलीवर नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। ठीक है, अब वही वाली बात है, हम दो अलग अलग एंट्रीज करना चाहें तो कर लें कि हमने एंट्री की है जी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर नामी लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर जो दो हो गई हैं डिलीवर उनकी एंट्री कर लें एडवांस नामी लायबिलिटी डेबिट सेल्स क्रेडिट। या उससे बेहतर क्या है जो तरीका आपको बताया है कि आप यूं समझो कि ये जो होना था वो तो उन्होंने नहीं किया, हम 31 जनवरी पे खड़े। ठीक है, और हम 31 जनवरी पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि यार कैश तो आ गया, कितना? 5 मिलियन, लेकिन हम सेल अभी सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं 2 की, क्योंकि वो कह रहा है 3 मिलियन की चीज़ें अभी डिलीवर नहीं हो सकी। जब तक डिलीवर नहीं हुई वो मेरी इनकम नहीं है, वो तो मेरी क्या है? लायबिलिटी है, जिसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते थे। ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट लायबिलिटी। ठीक है, कितनी? 3। बैलेंसिंग निकाल लो, वैसे सवाल में गिवन था। ठीक है, अब ये तो हम कह रहे हैं कि होना चाहिए था, अगर सही अकाउंटिंग वो करता तो, मतलब हमारे वाली जो अकाउंटिंग है। वैसे तो कैश बेसिस अकाउंटिंग भी दुनिया में चलती है नॉर्मली। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट टैक्स वाले, ये नॉर्मली कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं चलते, रूल पे चलते हैं हम। ठीक है, तो उन्होंने एंट्री कर दी जी कैश डेबिट सेल क्रेडिट। टैक्स वाले भी ऐसे ही कहते हैं, भाईजन कैश आ गया ना, बस सेल है। आप मिसाल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ये वेरी करता है रूल, किसी चीज़ के बारे में ऐसे कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं भी कहते। कभी वो इनकम
हम इनकम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं पैसे आए, हम कहते हैं नहीं अभी हमने कमा लिए, अभी रिसीव नहीं हो, कहते हैं फिर कोई टैक्स नहीं है, चलो जब रिसीव करोगे फिर टैक्स लेंगे। ऐसे करते हैं टैक्स वाले, तो वो कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन हमारी दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हम तो एक रूरल बेसिस की ही दुनिया के बासी हैं, ठीक है। ताज़ा हैं या बासी हैं, अब आपको बताओ। तो 5 और 5। अब कैश डेबिट होना चाहिए था, हो गया, कुछ ना करिएगा। सेल क्रेडिट होना चाहिए था 2 से, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट हो गया, 5 से क्रेडिट हो गया। सही करने के लिए सेल्स को डेबिट कर लो 3 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस क्रेडिट होना था 3 से, नहीं हुआ है तो कर लीजिए। ठीक है जी, आसान है सवाल, बस एक की समझ आ जाती तो ऐसे सबकी आ जाती है, ठीक है। चलें अब जल्दी से इसको करते हैं, वो एक ही की नहीं आई। यकम फरवरी, देखो भाई पहली बात, ये हमारे साल से निकल गई है कहानी, यानी पेमेंट हमारे साल में नहीं हो रही है। यानी अगर यकम फरवरी को ट्रांजैक्शन हो रही है, अल्लाह करे उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की हुई होगी, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं की हुई होगी तो इनकी रॉन्ग एंट्री में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे वो कह रहा है ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, यकम फरवरी। पढ़ते हैं अभी आगे, पता नहीं क्या है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन, ठीक है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज होता है, 0.02 मिलियन पेड टू एन एम्प्लॉय। जब भी कभी बच्चों इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए ना, इंक्लूड वाली, तो आपने क्या करना है, आपने एक दरख्त बनाना है, उस पर 2 शाखें लगानी है और दोनों पे एक एक उल्लू बिठाना है, और फिर आपने कहना है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, ये दरख्त है, 2 शाखें हैं इसकी। दरअसल वो कहता है सैलरीज एंड वेजेस में कुछ पड़ा है, जो पड़ा है ना बस वही खतरा होता है असल में, ठीक है। वो नॉर्मली सैलरीज एंड वेजेस होती नहीं है, तो आपने ज़रा ध्यान करना होता है, ठीक है। वो कहता है सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेस ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5, दिस अमाउंट इंक्लूड 0.02। ओहो, 0.02 जो है वो क्या है, इसमें पड़ा है वो 0.2, वो क्या है 0.02, पेड टू एन एम्प्लॉय एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो भाई ये तो हमारी सैलरी बनती ही नहीं थी, ये तो वैसे ही क्या है, एडवांस, ये एडवांस टू एम्प्लॉय है, ये भी एसेट है, ये भी हमने किया है। ये अभी फरवरी के महीने की तनख्वाह एडवांस, हमेशा आप जब क्वालिफाई करेंगे ना, पहली तनख्वाह आपको जब मिलेगी तो पहला महीना फिर भी उधार पे ही होगा। वजह पहला महीना नौकरी करोगे, महीने का एंड होगा तो आपको तनख्वाह मिलेगी। आप सर्विसेज पहले देते हैं एम्प्लॉयर को, तब वो आपको उसके अगेंस्ट, आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरी देता है, ठीक है ना। तो फरवरी की सैलरी अगर हमने एडवांस दे दिया तो इसका मतलब क्या है, अभी उसकी सर्विसेज तो हमने इससे ली ही नहीं थी एम्प्लॉय से। और बोलो, ये समझ नहीं आई आपको? आपको हारून ये बात सादा समझ नहीं आई कि पहला महीना के ख्वाब में खो गए, मैं क्वालिफाई कर गया, अब मैं नौकरी फिर भी उधार पकड़ रहा हूँ दोस्त से, बड़े भाई से, अबू से महीने के हैं। भाईजान सैलरी आपको एम्प्लॉयर एरियर में पे करता है, मतलब पहले आप सर्विसेज दोगे फिर वो आपको पैसे पे करेगा। लेकिन हमने हारून की शक्ल देखी, इसने कहा सर बहुत बुरे हालात हैं, आप सैलरी, हालांकि पहली सैलरी कौन एडवांस देता है यार, पता नहीं नासी ना जाए तनख्वाह लेके हैं। शक्लों तो वैसे नहीं लगता इस तरह था, लेकिन चलो। तो आज अगर आपने फरवरी के महीने की तनख्वाह उसको आज यकम फरवरी पे दे दी है, यकम फरवरी पे आपने उसको फरवरी के महीने की तनख्वाह दे दी है, तो ये तो एडवांस में दे दिया आपने तनख्वाह। क्या आपने फरवरी के महीने में उससे वो शॉपर में ले आएगा सर्विसेज डाल के सारी, कहेगा यार ये पकड़ो फरवरी के महीने की सर्विसेज, ठीक है लाओ मुझे दे दो तनख्वाह, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब आपने आज पैसे पे किए हैं, इसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज रिसीव नहीं हुई हैं। ये क्या है, ये है एक एसेट। एसेट क्यों है, ये एक राइट है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, अच्छा टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, है तो एसेट ही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट, ये 2 सेकंड नहीं हुए, यहाँ दूसरा नुक्ता लगा दें तो ये 0.02 मिलियन रुपीस जो हैं ये क्या है, ये तो
एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू एम्प्लॉई या स्टाफ जो भी लिख लें, इसकी एंट्री कभी भी एक्सपेंस नहीं है, इसकी एंट्री क्या है, एडवांस टू एम्प्लॉई या एडवांस टू स्टाफ डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, हाँ सिर्फ एडवांस लिख लो। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस कितनी बच गई बाकी, बैलेंसिंग देखो ना, सैलरीज एंड वेजेस वो कह रहा है कितनी पे की है हमने, 0.5 मिलियन, इसमें शामिल है 0.02 जो ये है। अच्छा तो फिर बाकी की है, बाकी फिर की है, सैलरीज के अंदर रेंट पड़ा होगा, है ना, चवल नहीं मारनी ये वाली, सैलरीज के अंदर कुछ पड़ा था वो निकाले तो बाकी फिर सैलरीज ही पड़ी है ना। हाँ जी, कितना, 0.48 मिलियन। ये 0.48 मिलियन क्या है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। ठीक है जी, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। अब इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री क्या है बोलो, हाँ एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस लिखना है तो वही लिख लो यार, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 0.48। लेकिन इन सब बातों से बड़ी बात पता है क्या है, ये सब कुछ हुआ है कम फरवरी, केड़ा साल है, 2000 मुझे भी बता के दसो, 2016 को, जबकि हम अकाउंट्स किस दिन बना रहे हैं, 31 जनवरी 16 पर। इसका मतलब ये पेमेंट तो जाके हुई है अगले महीने के पहले दिन, 31 जनवरी पे तो ना ये पे हुआ के रिकॉर्ड करें ना पे हुआ के रिकॉर्ड करें, ये पे नहीं भी हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ये सैलरीज हैं, वो हमें सर्विसेज दे चुके हैं, बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं जनवरी की, बिल नहीं भी दिया तो एंट्री करोगे जनवरी के महीने में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और पेबल क्रेडिट, सॉरी ऐसे ही सर्विसेज ले ली हैं आपने, तो ये सर्विसेज आप यूज अप कर चुके हैं भाई, अब आपके ऊपर लायबिलिटी है, बोझ है। ठीक है, नहीं दोगे तो आगे अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई उसका हक बनता है, उसने सर्विसेज दे ली हैं, आपके ऊपर अब लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 0.48 जो है, ये तो मैंने क्या किया है, ये तो अभी मैं सेंट्री को बदल देता हूँ, तो मैं वैसे समझा रहा था आपको, समझाते समझाते मैंने सारी बात, अब्दुल्ला मैंने समझा, तुम सोए हुए, फिर तुमने ये गलती, अब जैसे ही तुम्हारा टॉपिक आया तुम सो गए हो। अच्छा, अब ये मामला पता है क्या है, मामला असल में ये है कि 31 जनवरी को हमने एंट्री करनी थी, पहली एंट्री तो होनी ही कोई नहीं थी ना, वो जो हमने पहली उधर वाली की है एंट्री, वो तो होनी ही कोई नहीं थी, क्योंकि वो कौन सा हमने कुछ कर लिया कि एडवांस दावा वादा कर लिया जी, लिख के अखबार में इश्तिहार दे दिया तुम्हें हम 0.02 मिलियन देंगे अगले महीने, लाइबिलिटी बन के कंस्ट्रक्टिव वगैरह, वो तो FR2 में पढ़ोगे, छोड़ो इस बात को, उसको छोड़ो, एडवांस तो जब दिया तब देखेंगे। फिलहाल 31 जनवरी पे क्या हुआ है, हमने सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, चलो अब पूरा लिखवाए या मुसीबतों, डेबिट, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश नहीं यार, सैलरीज कर लें, सैलरी कर लें, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल, लगे फिर आ गया सी ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट, कितने से, 0.48। ठीक है, और अब यहाँ पे आके ये सैलरीज एक्सपेंस नहीं डेबिट होना, यहाँ पे आके ये सैलरी पेएबल डेबिट होना है, एक्सपेंस जो वहाँ डेबिट हो गया, सैलरी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये तो कब होगा, या कम फरवरी को, जो हमारे सवाल से बाहर है। हमें तो फिलहाल इतनी की बात चाहिए थी कि 31 जनवरी के ऊपर ये एंट्री पास करनी है, दूसरा तो कुछ हुआ नहीं है कि दूसरी एंट्री आप पास करने का सोच रहे हैं भाई। ठीक है, तो समझ आ गई बात, अच्छी एडजस्टमेंट थी, तो सिर्फ ये एंट्री करनी थी जी पास, बस ये एंट्री कर लें पास। चलो, अब होना चाहिए था ये, अच्छा उधर बनाया हुआ है, सॉरी सॉल्यूशन, होना चाहिए था सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, लेकिन 0.5 से नहीं, इसमें से ये तो निकाल दो, ये तो एक्सपेंस नहीं है, तो 0.48, यहाँ पे 0.48 लिख रहा हूँ, जगह तंग है, 0.48 डेबिट और 0.48 क्रेडिट। लेकिन हुआ क्या भाई, हुआ क्या भाई, कैश बेसिस वाला है, मैंने अर्ज किया कैश नहीं
हुआ तो इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो जो होना सी वो नहीं होया सी ते तुसी वो कर लिया सी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, ठीक है, यही लिखा हुआ है सैलरी वेज एक्सपेंस सैलरी, ठीक है। AC 23 पे करवा दें, हालांकि इसको सिर्फ ऊपर करवा दें, 23 पे ना करवाएं, मेरे ख्याल से हमें गर्मी हो रही है। अच्छा, जिसको ऊपर करवा दें। अच्छा जी भाई, समझ आई, ये अच्छी है जसड़ी ना, मज़े की, टेक्निकल, सही टेक्निकल चीज़ें। कैश पे किया होगा इसने 31 जनवरी को भाई, उसने जो एरर किया है ना वो 1 जनवरी को किया है, वो 1 फरवरी को। हाँ, मैं उस वक्त इस वक्त मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर मैं अगले साल जाऊं तो फिर मैं देखूंगा और फिर मैं उसको कहूँगा ये भी कर और ये भी कर, और उसने कुछ और किया होगा तो फिर मैं रेक्टिफिकेशन तब करूँगा ना। फिलहाल तो मुझे 31 जनवरी से कंसर्न है। ओके, ये अब्दुल्ला से पूछ लिया करो ऐसी बातें, क्या किया हुआ है इसने। इसको यार 24 ना करो भाई, मेरे चांस 16 ही रखो, इसको ऊते कर दो, नहीं हो रहा। अच्छा जी, फिर ठीक है, 24 पे रहने दें, 23 पे कर दें, 23। ओके, अच्छा जी, निकल जाएं क्लास से। 15 फरवरी ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 15 फरवरी। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2016 अमाउंटेड टू 0.3। ये तो मुफ्त के नंबर थे भाई। पेमेंट हो रही है फरवरी में, लेकिन ये बिल्स किस महीने के हैं? तो जनवरी के महीने के बिजली के बिल को पे चाहे फरवरी में करो चाहे मार्च में करो, एक्सपेंस तो जनवरी में रिकॉर्ड करना है। तो ये तो सबसे आसान थी। यूटिलिटीज डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेएबल क्रेडिट। कितने से? ये होना था, ये नहीं हुआ, ये कर लें। यार बातें क्यों कर रहे हैं? बातें नहीं होनी थी, आपने बातें कर ली और मैंने आपको बाहर निकाल दिया। रेक्टिफिकेशन बातें। और यार यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे, छेड़े मत इस वक्त यार, खुला डुला। अच्छा, बुंदू खान वाले सवाल को डिस्कस करने की जरूरत है? यार साकिब को बुलाएं, आप भी ज़रा तवज्जो करें, इनमें से जो बोल रहा है ना दोनों आ जाए ना ज़रा क्लास में, ज़रा सफाई करें। अच्छा जी, अब ये 3 सवाल हैं। ये बेसिकली दस्तगीर लिमिटेड वाला ही सवाल था। इसको मैंने जो रोक के रखा हुआ था वो OCI के कॉन्सेप्ट के लिए रोका हुआ था, बाकी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ था पहले से। तो ये बहुत पहले टेस्ट में दे देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जब मैंने ये दिया था टेस्ट के अंदर, उस वक्त तक चूँकि हमने OCI वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, स्टेटमेंट चेन इक्विटी शुरू नहीं ना किया था, वो 2 दिन जिस कॉन्सेप्ट पे लगाए थे, तो इसलिए असल रिक्वायरमेंट जो है ना वो ये है, प्रिपेयर। मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेट मी पढ़ा यू। यार ये भी ओपन रहे, एक और ओपन कर, डेथ पड़ जानी है। तुम कर दो यार चेंज किसी वक्त, पता तो लगे तुम्हें, ये तुम जो कह देते हो बस। हाँ मैं देता हूँ। ठीक है जी, और कुछ? अच्छा जी, और कुछ? असल जी सवाल ये, असल में तो ये सवाल था, ये दस्तगीर लिमिटेड और इसकी रिक्वायरमेंट चेक करें। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, ये साथ साथ अब प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स,
फ्रॉम डीएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फ्रॉम डीएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आगे बस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो मैं ना ये सवाल यहाँ से करवाना ज़्यादा पसंद करूँगा ताकि फुल फ्लैज बात हमारे सामने आए। बस ये सवाल करके फिर छुट्टी करते हैं। बाकी फिर सुपर पाइप्स बिल्कुल साइंटिफिक फार्मा जैसा था, उसमें थोड़ा तड़का लगाया हुआ था, बस वो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा रिकवरेबल अमाउंट खुद निकालनी थी और दूसरा स्टार्ट में सिर्फ डॉलर्स को रुपीस से मल्टीप्लाई करना था। वो भी डिस्कस कर लेंगे पर मसला नहीं है, और बुंदू खान को भी कर लेंगे डिस्कस अगर आप ज़रूरी समझेंगे। एमसीक्यूज़ और दस्तगील करके छुट्टी करेंगे, खामोश रहें। एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ओके। दस्तगील पे आप देखें कितना टाइम लगता है, लेकिन ये सवाल हमने करना है। ये सवाल आइए 16 में पेंडिंग सिर्फ इसलिए था कि हमें नहीं पता था अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम क्या होती है। अब मैंने जब टेस्ट दिया तो उसके अंदर भी अभी तक नहीं पता था आपको, इसलिए मैंने इसकी रिक्वायरमेंट बदल के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया था, नंबर उस हिसाब से रख दिए थे। वैसे असल में सवाल ये था, लेकिन जब अब हम वो पढ़ चुके हैं तो अब पूरी बात ही क्यों ना करें, आप फिर अधूरी बात क्यों करें, ठीक है। हालांकि फ़र्क सिर्फ एक दो नंबर का पड़ा था, उससे अलावा फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ओसीआई के और बैलेंस शीट के भी, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्किंग्स में यहाँ कर लेता हूँ, फिर साथ साथ एक्सट्रैक्ट्स जो है वो बोर्ड पे बनाते जाएंगे, ठीक है। तैयार हैं? वक्त कम मुकाबला सख्त। अगर टाइम से ये सवाल हो गया तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक और सवाल भी कर लें एमसीक्यूज़ के अलावा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी एंड पे। परचेज, डीएल ने परचेज किया, फॉलोइंग परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दस्तगीर लिमिटेड, और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर, और उसने कहा है कंपैरेटिव्स भी शो करो। 31 दिसंबर 19 पर लाखड़ा किया, 18 भी करना है, 19-18, ठीक। तो ये 2 साल को हमने देख कर चलना है। डीएल परचेज अ स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 370 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2017। 18-19 हमारे इन दोनों साल्स से पहले, और साल भी कौन सा है, 30 जून वाला या 31 दिसंबर वाला? तो 31 दिसंबर वाला है। अब उससे पहले जो साल है जिसमें ये खरीदा गया, ये मिड ऑफ द ईयर समझो आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, क्या करें इसको। द व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30 मिलियन, ठीक है। साकिब ने बड़ी कड़ी नज़र रखी है, मैं बता रहा हूँ आपको, और इस मौके में है कि कोई बोले सही, ताकि कल की क्लास में हम उसको बेंच पे खड़ा करके उसको पढ़ाएं, या ना पढ़े, वो तो ऑप्शन होता ही है, ठीक है। तो मुश्तरी होशियारबाश, ओके। ये लग रहा है ऐसे ही हो गई हैं, कोई नहीं हुई अभी ये। अच्छा, अब द व्हीकल, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ व्हीकल एज एट 31 दिसंबर 18 एंड 19 वर डिटरमिन्ड एज 302 एंड 290। देयर वाज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ और रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि ये रीवैल्यूएशन मॉडल वाला वो लेक्चर है जो हमने कोई 13-14 तक कर लिए थे। बस ओसीआई का कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए जो हमने 2 दिन लगाए थे, उन्हीं सवालों को जाके दोबारा किया था, तो ये वही काम है, ठीक है। अब ये मुफ्त के नंबर हैं आपके लिए, बस मुझे ये देख लेने दो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डीएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। तो ऊपर व्हीकल के बारे में क्या कह रहा है, हाँ आगे यही भी कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर विच रीवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड, ठीक है। अच्छा जी, डीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, आरएसआरई वाली एंट्री करता है वो। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये भी पढ़ लेते हैं, अगले सवालों में, अगले एडजस्टमेंट में आ ही जाना है। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। ये डेफर्ड इनकम बनाते हैं, यानी डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी बनाते हैं, एसेट में से नेट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू। तो ये 3 चीज़ें इकट्ठी इसमें मैंने आपको कहा था, और कितने ही सवाल हमने किए हैं जिसके अंदर ये मिक्स हो रहे हैं। अभी हमने एक सवाल ये ग्नू कैश इसी के अंदर था, फिर पिछली अटैम्प्ट वाला किया, ये 2 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर उसने पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मेरे ख्याल में इकट्ठा मांगा, ऐसे ही है। ग्नू कैश में भी ऐसा ही, ये भी था या नहीं था, बहरहाल सवाल हमने किए हैं। हाँ, एक हमने क्लास में बनाया था ना, वो बेताशा लंबा होता गया था जो सवाल हैं, ऐसे एडजस्टमेंट इधर से इधर, ट्रांसफ़र वाला जो समझाना था उसी के अंदर, उसमें फिर मैंने साथ पीपीई का नोट भी बनवा लिया था।
तो IS 40, IS 16, IS 20 और IS 23 भी, बल्कि इसी के अंदर ही 36 भी, ये मिक्स होकर भी आते हैं और आ सकते हैं। आपने देखे कई सवाल। तो यहाँ पर कम से कम भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको MCQ में अलग से दिया था बीच में से, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट और यहाँ पे IS 16 सिर्फ है। इसमें बोरिंग कॉस्ट भी मिक्स हो सकता था, कोई एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन डाल देते और कहते उसके लिए स्पेसिफिक या जनरल लोन यूज़ किया है और उसके इंटरेस्ट भी ऐड करवा लेते, तो भाई क्यों नहीं। और फिर इसमें कोई रीपेमेंट डाल देते और फिर इम्पेयरमेंट को भी टेस्ट कर लेते IS 36 को। तो ये तो पाँचों इकट्ठे हो सकते थे के सवाल में। तो आपको पता ही सब कुछ आपने देखा हुआ है, सिर्फ रिवीजन चल रही है। ये आज की क्लास सिर्फ इसलिए है कि आपको ये याद कराना है कि आपको सब कुछ आता है, आप भूले कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, अब ये तो ऐसे ही, अब क्या करें, अब टाइम पास भी तो करना है। मैं सॉल्यूशन ओपन करता हूँ और टाइम पास वाली ये एडजस्टमेंट टाइम पास और मुफ्त के नंबर्स वाली है। पर्चे में टाइम पास नहीं, पर्चे में तो इसको देख के आपकी बादशाहें खेल उठेंगी, बादशाहें, ठीक है। वर्किंग वन, कौन सी वर्किंग होगी, कौन सी कौन सी कौन सी, यार भाई आराम से इधर ही रहो, मेहरबानी। नहीं गया जी। डेट नहीं, आगे डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट, एसेट नहीं, नाम लिखो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल आ गए ताकि निशानी रहे कि किसकी एंट्री है, कि अब अलग से लिखेंगे कोई इसके बारे में। उसके बाद फिगर कितनी को है, अमाउंट क्या है, मतलब इसके अंदर आ जाएगी ना इतनी जी। रीवैल्यूएशन, सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब फरमाएं जी, किस दिन खरीदा, 1 जुलाई 17। क्विकली फिर ये करके आज एक्सट्रैक्ट्स पे भी जाना है। तो अच्छा है एक्सट्रैक्ट्स, असल तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं एक्सट्रैक्ट्स। कहाँ जाने गए, बोल रहा था, आप बोलोगे, बैठ गए। अच्छा बच्चा, ये बोला कभी नहीं क्लास में, इसलिए इसको माफ़ कर दो, कोई बात। ये कभी नहीं बोला क्लास में, शरीफ बच्चा है। अगर ये होता हारून या अहमद या जोहेब या काली टोपी वाला भाई, वो जोहेब है, 1 जुलाई बोलो, या अकाउंटेंट होता, अकाउंटेंट भी नहीं बोलता। अच्छा बच्चा है, बस गलतियां करता है हमारा अकाउंटेंट। आज तो दोनों अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, खड़े हो जाओ ना ज़रा दोनों। इन दोनों ने वक्त डाले रखा है हमें, करेक्शन ऑफ एरर। सबसे मुश्किल आपको ये टॉपिक लगा था ना, इंट्रो की मजबूती जिसकी थी उसको नहीं मुश्किल लगा था। बैठ जाओ तुम्हें। चलें जी, मैंने कहा कुछ सोने लग गए थे, ज़रा जाग जाएं। हाँ जी, बोलो, आप बोलो, मैंने नहीं सवाल देखने जाना। 1 जुलाई कितने का खरीदा, आप देख के बताओ कितनी है। 31 दिसंबर वाला साल है ना, डेप्रीसिएशन करेंगे 370 को, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं दिती हुई। ओह नो, लेट मी देख, रेजिडुअल वैल्यू इज 30 मिलियन। और सवाल चुप है, बस स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में तो हमें माइनस करना पड़ेगा 30, वर्किंग भी बढ़ानी पड़ेगी। -30 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन ये तो पूरे साल की डिडक्शन आएगी दोस्तों। 6/12 कर लो जी। 40 नंबर का सवाल होना चाहिए था, किसी ने ये बात की। कुछ शर्म करो यार, इतना तो काम नहीं है। एक नंबर के लिए 1.8 मिनट हैं, ठीक है। तो 18-20 नंबर के सवाल के लिए आपके पास 40 मिनट के करीब टाइम होता है, 35-40, ठीक है। ये थोड़ा टाइम नहीं होता, आप खुद तो देखो यार, कैसी बात कर दी आपने। बोलो, ये एग्जैक्ट बताया या राउंड कर दिया? चलो आप फिर अगर एग्जैक्ट है तो फिर बुक से सोल्यूशन देख लेंगे। राउंड हुआ तब भी कोई बात नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं ना, तो वही फिर सोल्यूशन चेंज हो जाएगा जी। 353 ये आ गई जी बीवी, 31 दिसंबर 17 की। फिर क्या कहता है, रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा 18 पे इन्होंने रीवैल्यू किया और 19 पे, यानी कि अभी कुछ नहीं होना। तो यार फिर क्या करते हो आप लोग, हमने कोई 17 की एंट्रीज करनी है, नहीं करनी ना, तो आप इसको 6/12 ना करो, आप इसको 1.5 नहीं कर देते।
कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने वैसे किया तो आप एक स्टेप आगे चले जाएं, मैं तो बचत करूँ अपनी टाइम की। मैंने देखा नहीं, वरना पहले ही कह देता भाई जंप कर सकते हैं। हमने 18 कौन कौन से साल्स की बैलेंस शीट इनकम बनानी है? 18-19 की, 17 की तो बनानी ही नहीं है ना। ओ बोलो। लेकिन 18 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बोलो। सॉरी आप लोगों ने ठीक किया। क्यों? क्योंकि 17 का अगर प्रॉफिट एंड लॉस, ये यार मुझे देखने दो, लेट मी देख यार, 19 और 18, तो 18 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ना, तो 18 की डेप्शन होनी चाहिए ना। मैं 1.5 साल लिखूंगा तो ये तो 17-18 दोनों की आ जाएगी। तो आप सही थे, मैं गलत था। हम यहाँ पर 6/12 ही करेंगे। ओके, बच गए हो, ठीक है, खुश हो जाओ। अहमद बोलो जी। और यहाँ पे कितना आया था? मुझे नहीं ज़रूरत थी इसकी, लेकिन मुझे अगले वाले की ज़रूरत है। अगर 1.5 कर देते तो जंप करके 31 दिसंबर 18 पे आ जाता। बैलेंस शीट की वैल्यू तो निकल आती, लेकिन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो नहीं निकल सकना था। चलें जी, उसके बाद 31 दिसंबर 18 पे लाएं। डेप्रिसिएशन है, अब 6/12 नहीं करना, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा, डिवाइडेड बाय 10 जी, 34 319, ठीक है। दोबारा वर्किंग ना भी करें तो काम चलेगा। ओके, एक बार 6/12 किया ना, दूसरी बार फिर उसको पता है कि ये पूरे साल की डेप्शन ले रहे हैं, ठीक है। या यूँ भी कर सकते हैं, इसके आगे 6 मंथ्स लिख दिया, या इसके आगे पूरा 12 मंथ्स लिख दें, काम चल जाता है, ठीक है। अब रीवैल्यू तो नहीं हो रहा इस दिन। ओके, किधर है? 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यू होकर 302 पे जा रहा है। एक लाइन खाली छोड़े। ओह, ये तो डाउन हो गया, पहली बार ही लॉस आ गया। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 300, कितना लॉस है? रीवैल्यूएशन लॉस, ये रीवैल्यूएशन लॉस है, कोई सरप्लस नहीं पड़ा, ओसीआई में कुछ नहीं जाना, ये सारे का सारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट। ओसीआई में जो चीज़ जाती है वो इस कॉलम में पड़ी होती है, ठीक है ना, उस कॉलम में कुछ भी नहीं पड़ा होगा। डन। नेक्स्ट 31 दिसंबर 19 आएगा। अब वो कह रहा था लाइफ में और रेजुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, रीवैल्यूड अमाउंट में तो चेंज आ गया ना। नहीं चेंज आया तो 30 में नहीं आया, नहीं चेंज आया तो 10 में नहीं आया, और 10 में नहीं आया तो ठीक है, रिमेनिंग लाइफ तो हमने निकालनी है, और निकालनी है लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, और वो है 31 दिसंबर 18। तो यकम जुलाई 17 को अगर एक एसेट खरीदा है तो 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल चल गया है। अब टोटल था 10 साल, 1.5 चल गया तो रिमेनिंग 8.5 साल। साढ़े वाला सवाल, साढ़े वाला नहीं, साढ़े वाला। आपको लग रहा है साढ़े वाला, जो आपको साढ़े, अच्छा। अब ये 6 महीने की डेप्शन नहीं आई है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको पता है आज तो लॉस साहब भी आ रहे हैं, तो नशर करना है। अब लॉस क्या? अच्छा सॉरी, अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको सरप्लस या लॉस को रेजिडुअल वैल्यू नहीं ढूंढने लग जाना माइनस करने के लिए, इनकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एसिड की होती है, ठीक है। नशर का मतलब बस नंबर ऑफ ईयर्स सेम आ जाए, कोई फ्रैक्शन हो तो यहाँ पे भी वही आ जाए। जी बोलें, जल्दी जल्दी बोलें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और पूरा करके छुट्टी देनी है मैंने। 32 + 2 270 और 15। उसके बाद ये आ गई बुक वैल्यू 31 दिसंबर 19 की, 31 दिसंबर 20 पे फिर रीवैल्यू कर रहा है। अच्छा इधर ही कर लिया, अच्छा, और 19 से आगे तो जाना भी नहीं है। सच्ची हमारा तो सवाल ही एंड हो रहा है। 31 दिसंबर 19 रीवैल्यूड अमाउंट, लो जी आ गया वो जिसका इंतजार था, 20 रुपए का सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले जाके खाएगा लॉस को, लॉस जाएगा ख़त्म हो, बाकी अब ये चूंकि रीवैल्यू सरप्लस आ गया है तो ये ओसीआई वाली एंट्री आ ही गई, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद बस अब इसी से हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है मिनटों सेकंडों में, सेकंड्स में नहीं, सेकंडों में, मिनटों सेकंडों में। ओके चलो। वैसे बाय द वे कहानी शुरू कहाँ से है, हमने जो ये सबसे अहम चीज़ है, सारा कुछ आता है, यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। एक्सट्रैक्ट्स कोई मुश्किल बात नहीं होती, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होता है और पढ़ाया भी जा रहा होता है और टॉपिक्स के अंदर बार बार ये काम किया भी जा रहा होता है, लेकिन लिफ्ट नहीं ना कराई तो फिर कुछ भी नहीं किया। यार कुछ तो काम कर लो उस्ताद, कुछ कटा उस्ताद मीठा। छः सात काले मारकर दो नीले। अच्छा जी, देखें जी, ये साल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। कहानी हमारी शुरू कहाँ से होनी है वैसे, मतलब हम वर्किंग में उसको यूज़ फिगर को कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमारे लिए रेलेवेंट है 18 और 19 के 2 साल। ठीक है जी, तो ज़रा ऐसे निशानी रहे, ये ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर वाली डेफिनेशन देख लेंगे। फिलहाल 18 के साल के अंदर उसने कहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मतलब उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, ओसीआई भी होता है। उसने कहा बैलेंस शीट बनाओ जिसमें एसेट्स भी होते हैं, इक्विटी के अंदर सरप्लस वगैरह भी होते हैं। तो सारा कुछ ही ओपन होना है खैर से। ठीक है, 2 साल का है ये, 2018 और 19। यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नाम भी लिखना, एक्सट्रैक्ट्स भी लिखना, भाग भी जाना, एज ऑन भी लिखना। ठीक है, सारा कुछ लिख लेना। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज होंगी, इक्विटी होगी, चलो जो चीज़ आ जाए। कितने को एसेट्स थे, 3 एसेट्स है ना, मैक्सिमम ये 3 ही आ सकते हैं। उसके बाद इक्विटी के अंदर सरप्लसेस आ सकते हैं। उसके बाद लायबिलिटीज़ में नॉन करंट करंट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। फ़िलहाल मैं लायबिलिटीज़ ही लिख देता हूँ, ये ग्रांट में जाके यूज़ होगा फिर। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 18, 19, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन वगैरह और कोई लॉसेस वगैरह, ये सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 1 घंटा भी हो गया मैं पढ़ते हुए, यार टाइम बहुत कम है उस्ताद जी। उसके बाद ओसीआई, ज़बान का सवाल मत किया करो, चाहे आज नहीं जेन में रहा, वो इतना अरेंजमेंट नहीं हो सकता, एकदम से लेट हो जाएगा। आप उधार कर लो, आपको संडे को बुलाऊंगा फिर पिला दूंगा। बिरयानी किसने कहा है? नहीं, मैं अम्मी हूँ, उस्ताद हूँ, सारे काम यहाँ ना किया करो। आगे उस्ताद बाप की तरह होता है, माँ मत बनाओ, बंदे दे पुत्र बन के पढ़ो। चुप है। अच्छा जी, चले यार, अभी यार प्लीज 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 ये ख़त्म कर लें। मैंने 4 बजे का टारगेट रखा था क्लास ख़त्म करनी, सिर्फ 20 मिनट रह गया, मुझे नहीं लग रहा कि हो सकेगी। कोई गल नहीं, मैं हाजिर हूँ, संडे को आओ, सारे आओ ना, अभी और भी आओ, फिर खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? एक एक टिक्की पैक, और पियेंगे क्या? एक एक चाय का कप। ज़बान का सवाल मत किया करो, कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह से मांगा करो, हो सकता है वो मिलना ही हो, लेकिन आप लोग कह के उसको ख़राब कर ले। नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, होने नहीं। अच्छा प्लीज़ मुझे सवाल करना, तो सिर्फ 20 मिनट रह गए आज, मेहरबानी, मैंने 4 बजे ख़त्म करना था क्लास को। 18 की डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। 18 के एंड पे ये बुक वैल्यू है? नहीं, 18 के एंड पे रीवैल्यू हुआ एसेट, रीवैल्यू की एंट्री नज़र नहीं आती। फिर ये लॉस एसेट में क्रेडिट होना है और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना है, और उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर ये 302 नज़र आना है। सरप्लस कोई नहीं है ही कोई नहीं। ठीक है, तो टोटल देखो, वर्किंग से देख के चीज़ें पहुंचानी है, चीज़ों को पहचानो और पहुंचाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है? ये 34 और ये 17। ठीक है,
और कुछ भी नहीं जाना, और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं जाना। आप कहोगे सर ट्रांसफर की एंट्री भी होती है रिवर्सिंग, नो भाई, ट्रांसफर की एंट्री अक्यूमुलेट, डेबिशन, डेबिट, एसिड, क्रेडिट होती है। क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो 34 की डेबिशन और फिर रीवैल्यूएशन की वजह से होने वाला 17 का लॉस, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ओसीआई का कोई आइटम नहीं 18 में हिट होगा। समझ आ रही है तुम्हें? ओके, तो यहां पे आके लिखा हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका है जी? स्पेशलाइज्ड व्हीकल वर्किंग 1। बोलो 30 कितना था? 34 एक्सपेंस है। वही चीजें सारी लिखनी है, रुपीज इन मिलियन, दस्तगील, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट, सारा कुछ लिखना है, सारा कुछ लिखना है। ओके, उसके नंबर होंगे, पता नहीं मैंने रखे थे क्या, नहीं पेपर में होते हैं। अच्छा, स्पेशलाइज्ड व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद मैं कहता हूँ जरा 2-3 लाइनें छोड़कर लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन इकट्ठी आ जाएंगी और तो कुछ नहीं, ठीक है। वरना यहाँ पे साथ भी लिख सकते थे आप, कि साथ ही लिखना है, साथ ही लिखना है, ठीक है। ये जो भुगताओ जी है, ये फिर हम एक एक करके एसेट को फिर अब करें, और अब साल बाय साल नहीं चलेंगे, अब हम एसेट बाय एसेट चलेंगे। अब व्हीकल को घर पहुँचा के फिर अगले एसेट की, फिर अगले एडजस्टमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन जल्दी घर पहुँचाओ, वर्किंग हो गई है। रीवैल्यूएशन लॉस वर्किंग नंबर 1 से ही आया है, कितना? 17, ठीक है ना। ओसीआई में कुछ भी नहीं आ रहा नजर, आपको देख लो अभी तक सो फार। ओके यार, थोड़ा सा इसको नीचे ना ले, पता नहीं कितने आइटम्स थे जी बेटा। अभी तक तो ये रेलेवेंट नहीं है FAR 1 के लिए। बाकी रीवैल्यूएशन लॉस आप अदर एक्सपेंस में डालेंगे, आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग एडमिन में नहीं डालते होते, क्योंकि ये रूटीन की चीज़ नहीं है। खैर फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, हमने कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी जिसमें अदर एक्सपेंस अलग रखने हैं, सेलिंग एडमिन FAR 2 में सीख लेंगे जाके। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट को भी भुगता दो। बैलेंस शीट वाली आइटम्स मैं येलो कर दूंगा और ओसीआई वाली स्काई ब्लू, ठीक है। बैलेंस शीट में ये 319 जाएगा, हाँ 31 नंबर 18 वाला नहीं, ये 302, 31 नंबर 18 पे एसिड रीवैल्यू होके 302 पे पहुंच गया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बैलेंस शीट में सब कुछ लिखेंगे, पहले हम एसिड लिखेंगे 370 का, फिर अलग से एक्यूमुलेशन लिखेंगे, फिर एक्यूमुलेशन चार्ज करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर एसिड को कम करेंगे। मैंने प्रूफ किया था एक बार कि सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली फिगर यहीं पे ही आनी है। आज टाइम नहीं है, कभी कहोगे तो फिर आजमा लेंगे। आप घर पे जाके क्या करना, आप घर पे जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी एंट्रीज पोस्ट करो और सिर्फ एक काम कर लो अपनी तसल्ली के लिए, और क्या करो, इसके लेजर भी बना लो। तो आप 31 दिसंबर 18 की शाम पर व्हीकल, स्पेशलाइज्ड व्हीकल के लेजर के अंदर क्लोजिंग बैलेंस 302 ही देखेंगे। तो वो 302 ही बनता है। मैंने कहा था डायरेक्ट उठा के लिखा करो। नॉन करंट एसेट्स में स्पेशलाइज्ड व्हीकल बुक वैल्यू नजर आएगी, ये भी वर्किंग नंबर 1 से हमें मिल गया, कितना? 302। और कोई सरप्लस नजर नहीं आ रहा, बी कॉन्फिडेंट। होता सरप्लस मैं स्काई ब्लू से उसको भी लिख लेता, बल्कि येलो से लिखता बैलेंस शीट के अंदर। स्काई ब्लू तो ओसीआई वाला आइटम है, मैंने कहा ठीक है। तो पीएनएल वाले आइटम मेरे ग्रीन से जा रहे हैं, बैलेंस शीट वाले येलो से, कोई ओसीआई वाला आ गया तो वो स्काई ब्लू से। चलें आगे। इतना ही आसान है ये सवाल, और इतने ही आसान होते हैं एक्सट्रैक्ट्स, कुछ समझे तब ना। नेक्स्ट 19 का साल आया, 19 के साल में ये डेप्रीसिएशन हुई, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बोलो इस प्लस की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। उसके बाद डेप्रीसिएशन हो गई, फिर अक्यूमुलेशन ट्रांसफर हुई होगी, क्योंकि एसेट फिर क्या हो रहा है, रीवैल्यू। क्या ग्रीन से करो, हाँ सॉरी, ओके। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। उसके बाद एसेट रीवैल्यू हुआ, एसेट डेबिट, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग 2 आ जाएंगे आज, एक होगा 290। ये मैं सिर्फ इसलिए सवाल करवा रहा हूं
कि आप इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं। अगर मैं ये सवाल स्टार्ट में कराता OCI का आपको कॉन्सेप्ट होता लेट से इंट्रो से, तो ये सवाल इतनी तेज़ी से ना होता, शायद ये एक एडजस्टमेंट पे घंटा लग जाता, मैं आपको शायद प्रूफ करता एक एक चीज़। लेकिन अब आपका लेवल ये है कि मैं कह रहा हूँ बस ये वर्किंग हो गई है, 1 मिनट में आपके एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, अब आपको नंबर है जस्टिफाइड लगने लग जाएंगे। तो पर्चे वाले सवाल के अंदर आपका लेवल देखा जाता है कहाँ पहुँच चुका होगा, उस हिसाब से कभी थोड़ा टफ हो भी थी तो आप उसको मैनेज करना जानते होते। ठीक है, अब क्या आना है जी, ये 4 नंबर पड़े हैं, 5 यहाँ पे कटे। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन गेन लिखोगे जो कि दरअसल रिवर्सल ऑफ लॉस है, फिर OCI में ये 5 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में 290 आएगा और सरप्लस में 5 आएगा। आज सांस लेने का टाइम भी नहीं है, मैंने ये सवाल करवाना है प्लीज। तो डेप्रीसिएशन स्पेशलाइज्ड व्हीकल की ऑलरेडी पड़ी है, कितना 32। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है जी, रीवैल्यूएशन गेन है। कहो तो मैं यही स्लैश डाल के बचत कर लेता हूं वक्त की, रीवैल्यूएशन गेन लिख लेता हूं। हालांकि ये रीवैल्यूएशन गेन जो है ये दरअसल गेन नहीं है, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का, ऐसे मैंने निशान बता दिया कि लॉस होगा तो नेगेटिव होगा, गेन होगा तो पॉजिटिव। एक एक जगह पे ये काम हो गया, जरा वक्त बच गया, वरना अगली लाइन में लिख लेते यार। कितना गेन, जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया वो 15 है। ठीक है जी, तो 32 और 15 ये 2 आइटम्स हो गए प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ग्रीन वाले। कहीं पे भी अगर ये ना समझो कि मैं बस टेस्ट तक जान छुड़ा रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ऐसे तेजी से करें इसको। कहीं मसला आ रहा है मैं रुक जाऊंगा, कोई मसला नहीं, वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास है, 4 के बाद रुक जाऊंगा, मेरी कोशिश 4 तक खत्म करना है, मैं बाद में रुक जाऊंगा, जिसका मसला हो वो रुक के पूछ ले, कोई मसला, इससे परेशान नहीं होना, ये नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट OCI में क्या जाएगा 5, क्योंकि इसकी एंट्री क्या सीखी थी, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट और P&L क्रेडिट। ये OCI में क्यों गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन वाले दिन सरप्लस वाला कॉलम हिट हो गया। सारी बातें याद आ रही हैं, तो वही बातें थी। तो 5 रुपए यहां पे आके आपने लिखा क्या जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका है जी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, वर्किंग नंबर 1, कितना 5, इधर कोई नहीं था, 19 में आया सिर्फ। बैलेंस शीट के अंदर 290, एसिड में 5, क्योंकि कुछ ट्रांसफर हुआ नहीं, अगर ट्रांसफर हुआ होता तो वो माइनस होके फिगर आ रही होती बैलेंस शीट में, लेकिन क्योंकि ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हुई है, अभी ये 5 का सरप्लस आ गया है, यहां से OCI से निकलकर ये चेंज इन इक्विटी में चला जाएगा, और अगले साल जब डेप्रिसिएशन होगी तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी होगी और ट्रांसफर भी होगी फिर। ओके, तो अभी बैलेंस शीट के अंदर क्या आ गया, यहां पे 290, और इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो जहां पे आपका आता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम रिटर्न, ये वहां पे। ठीक है ना, किस चीज का, अब ये अलग अलग रख लूंगा मैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, लेकिन अलग अलग समझने के लिए। वर्किंग 1 से सारा कुछ आ रहा है, कितना 5, यहां पे कोई नहीं था। एडजस्टमेंट स्पेशलाइज्ड व्हीकल वाली एडजस्टमेंट ओवर है, और देख लो कितने नंबर मिल गए इसमें से आपको। अगर हर फिगर के 0.5 मार्क्स भी रखो, वैसे तो 0.5 नहीं ज़्यादा ही बनते हैं, ठीक है, 1 नंबर भी रखें तो आप खुद देख लें कितने नंबर मिल चुके हैं आपको अभी तक। यही एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे उसमें, सिर्फ ये उस वक्त नहीं, इसलिए नहीं करवाया था कि इस 5 को यहाँ पे लिखना है, ये आपको उस वक्त नहीं पता था जब IAS 16 कर रहे थे, लेकिन अब तो आप 2 दिन इसके ऊपर लगाए थे, अब आपको मसला ही नहीं हुआ, अब बस वर्किंग देखते जा रहे हैं। अब आपका लेवल, अब पर्चे में ये लेवल होता है आप लोगों का, उसमें से 60% तो सही हो ही जाएंगी यार। ये कितने बच्चों की 60% सही हो गई थी, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो गई थी। ठीक है, कितनों की आधी भी सही नहीं हुई इनमें से, 1, चलो हिम्मत तो की, 2, वैसे ही हाथ खड़ा किया था, ऐसे इशारे कर रहे थे मुझे, इशारे, हेलो हाय सर। 15 की एंट्री नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। एसिड डेबिट 20 से, सरप्लस इन OCI क्रेडिट 5 से, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 15 से। दिखाऊं इस तरह की कोई एंट्री, दिखाऊं? अब ये ऊपर वाला टाइम इसका, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे उठा कर लाया था मैं इनको, इन सवालात को मैं यहाँ पे उठा के लाया था, नहीं लाया था कि वहीं पे ही जाके कर ये
एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आया, ठीक है। अगली रिवैल्यूएशन हुई एसेट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सॉरी एसेट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, चला गया लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब अगली बार फिर रिवैल्यूएशन हुई, अब ये वाली एंट्री हुई पड़ी है यहाँ, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बचा हुआ सरप्लस था लॉस था उसको रिवर्स कर दिया, तो गेन की तरह से है लेकिन रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। तो ये इतना कुछ करके तो इतना सा अप्लाई कराया बस यार, जल्दी कर ले, किधर गया मैं। तो यहाँ पे क्या ओपन किया हुआ था पता नहीं, सॉल्यूशन था, ये वर्किंग वाला है, देखो ना मिल नहीं रहा था। ओके नाउ स्पेशलाइज्ड व्हीकल इज ओवर, कम टू सेकंड थिंग, हो सकता है ये आसान हो। डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 280 मिलियन, द प्लांट हैड अ लाइफ ऑफ 8 साल, द प्लांट वॉज परचेज ऑन यकम जनवरी 18, हमारे पहले साल के पहले दिन, एंड वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन, तो हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे यकम अप्रैल 18 से। पार्ट 2 शुरू करना है, अभी तक नहीं शुरू किया, कर ले।